चलिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने अकाउंट्स का पहला चैप्टर। तो जैसा कि मैंने बोला अकाउंट्स का पहला चैप्टर यानी कि इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। अब मैंने तो बोला अकाउंट्स, क्या ठीक है, बट रियलिटी में हम किसका चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं? अकाउंटेंसी का। अकाउंटेंसी क्या है? एक सब्जेक्ट है जो आप पढ़ते हैं। उस सब्जेक्ट में आप क्या करना सीखते हैं? आप अकाउंटिंग को करना सीखते हैं। और इस अकाउंटिंग का ही एक पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं बुक कीपिंग। और इस बुक कीपिंग के अंदर जो बन के तैयार होता है उसको बोलते हैं हम अकाउंट्स। मीन्स शायद आपको कन्फ्यूज़न हुई हो कि अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग, अकाउंट्स और बुक कीपिंग इन सब में फ़र्क क्या होता है। अकाउंटेंसी एक सब्जेक्ट है जो आपको क्या प्रोवाइड करता है बेटा? एक नॉलेज प्रोवाइड करता है। अकाउंटिंग उसका प्रोसेस है कि जब आपको एक नॉलेज मिल गई, उस नॉलेज का इस्तेमाल करके जो चीज़ आप करने जा रहे हो उस प्रोसेस से जो गुजरोगे उसको हम क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग। और उसी अकाउंटिंग का एक पार्ट है जिसको हम कहते हैं बुक कीपिंग। और उसी बुक कीपिंग के अंदर जो फाइनली बन के तैयार होता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? अकाउंट्स। मतलब इस अकाउंट्स को बनाने के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो पता लगता है अकाउंटेंसी से। कैसे करना चाहिए वो पता लगता है अकाउंटिंग से। और अकाउंटिंग का ही एक दूसरा भाई है बुक कीपिंग, ठीक है। उसके बाद जो फाइनल तैयार होता है उसी को हम बोलते हैं बेटा अकाउंट्स। तो आप शॉर्ट में आप कुछ भी कहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप बोलिए अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, आप बोलिए अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, आप बोलिए बुक कीपिंग पढ़ रहे हैं, आप बोलिए अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं, सब ठीक है। बट याद रखिए कि इनमें माइनर सा छोटा छोटा जो डिफरेंस होता है वो डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, ठीक है जी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, डेफिनेशन पे आते हैं। क्या होती है डेफिनेशन? अकाउंटिंग की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं हम पहली बात, ठीक है, क्योंकि अकाउंटेंसी के अंदर हम सारी बातें प्रोसेस जानेंगे किसका? अकाउंटिंग का। तो अकाउंटिंग क्या है? एक प्रोसेस है। पहली चीज़ मैंने बता दिया आपको। किस चीज़ का प्रोसेस है बेटा? आइडेंटिफाई करने का। क्या आइडेंटिफाई करेंगे भाई? आइडेंटिफाई करेंगे हम ट्रांजैक्शन को। किसको? ट्रांजैक्शन को। अब कौन सी ट्रांजैक्शन होती हैं? ट्रांजैक्शन तो बोल दिया मैंने। कौन सी ट्रांजैक्शन होंगी बेटा? बिजनेस ट्रांजैक्शन, ठीक है। यानी कि बिजनेस की होने वाली ट्रांजैक्शन को हम क्या करेंगे? उसको आइडेंटिफाई करेंगे। क्या आइडेंटिफाई करना है? कि वो फाइनेंशियल नेचर की है या नहीं। की वर्ड पकड़ना बेटा, फाइनेंशियल नेचर की है या नहीं, पहले ये देखेंगे। मीन्स अच्छा एक बात बताइए कि एक एम्प्लॉय है, उसने स्ट्राइक करी, ठीक है, या कई एम्प्लॉयज़ ने मिलकर स्ट्राइक करी, हड़ताल पे बैठ गए, क्या वो फाइनेंशियल नेचर की है? आप बोलेंगे नहीं, ऑब्वियस सी बात है। अब उसको कैसे मनी के टर्म्स में लेकर आओगे ये बताओ? ला सकते हो? नहीं ला सकते ना। तो उनको आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल नेचर की है या नहीं है। एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा ईमानदार है, ऑनेस्ट है, मेरा एम्प्लॉय, क्या मैं उसकी ऑनेस्टी की ट्रांजैक्शन कर सकता हूँ कि वो एक कितने लाख का है, कितने लाख की उसकी ईमानदारी है, उसकी कीमत लगा सकते हैं हम? नहीं लगा सकते। तो सबसे पहली चीज़ आपको डिसाइड करना होता है कि जो आप अकाउंटिंग करने जा रहे हो उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि वो फाइनेंशियल नेचर की है या नहीं। जब आपको ये डिसाइड हो जाए कि हाँ जी वो फाइनेंशियल नेचर की है, उसके बाद उसको मीज़र कर लिया जाए, यानी कि मीज़रमेंट हो जाए कि कितने रुपए की है, कि हाँ भाई 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 10 रुपये, 20 रुपये, जो भी है, मनी के टर्म्स में उसको ले आए। उसके बाद हम उसको क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्डिंग का मीन क्या है? रिकॉर्डिंग हमारा पहला स्टेप होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं बेटा? अपनी जर्नल एंट्री। ये आपका आगे चल के सेपरेट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8, जिसको हम क्या बोलते हैं? हमारी जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री में हम रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं बेटा? क्लासीफाई। क्लासीफाई का सिंपल मीनिंग आपको ऑलरेडी पता ही होता है बेटा। क्लासीफाई का मतलब क्या होता है? एक जैसी ट्रांजैक्शन को एक जगह पे रखना। एक जैसी ट्रांजैक्शन को एक जगह पे रखने को ही हम क्या बोलते हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ द ट्रांजैक्शन। अब आप एक जैसी ट्रांजैक्शन को एक जगह पे क्यों रखते हैं? उसको रखने का रीज़न क्या है? एक बात सोच के देखिए कि अगर आपको ये देखना है कि मेरा कैश अभी कितना पड़ा है, ठीक है, साल भर में कितना गया, या कितना कैश मेरे पास साल भर में आया। साल भर तो दूर की बात है, कई कई ऐसी फर्म्स होती हैं बेटे जिनके अंदर एक दिन में हज़ार हज़ार ट्रांजैक्शन होती हैं। उनको अगर देखना हो कि भाई कहाँ पैसा गया है, कहाँ पैसा आया है, तो उसको सिर्फ कैश की ट्रांजैक्शन देखने के लिए कि कितनी बार जर्नल एंट्री को ढूंढेगा जर्नल, क्योंकि हर एक ट्रांजैक्शन की एक सेपरेट जर्नल एंट्री होती है। और अगर मैं कैश वाली ट्रांजैक्शन को एक जगह पे देखना चाहता हूँ तो मुझे उसको क्या करना पड़ेगा? क्लासीफाई करना पड़ेगा। राम मेरा एक डेटर है। राम कौन है? एक डेटर। अगर वो डेटर, उस डेटर को मुझे आपको देखना है कि हाँ भाई उससे कितना पैसा लेना है, उसको हमने कब कितने में माल बेचा था, ये सारी चीज़ें क्लासिफिकेशन के अंदर आएगी। अब जैसे हो सकता है कई बच्चे वीडियो पहली बार देख रहे हैं जो 11th क्लास में नए नए आए हैं, तो ये कुछ जो वर्ड मैं बोल रहा हूँ, जैसे डेटर वर्ड बोला, ठीक है, और जर्नल एंट्री बोल रहा हूँ, ये सारे वर्ड
आपको आगे चल के समझ जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये इंट्रोडक्शन है जस्ट, इसमें कुछ चीज़ आपको हो सकता है समझ में आए और कुछ चीज़ें हो सकता है ना आए, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे तो चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। और जो बच्चा पहले पढ़ चुका है और रिवीजन पर्पस के लिए आ रहा है तो उसको बहुत अच्छे से क्लियर होंगी चीज़ें, ठीक है। क्योंकि ये सारे आने वाले चैप्टर है जिसके बारे में इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है, बस इन चैप्टर को गहराई में आप धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। उसके बाद है बेटा समराइजिंग। समराइज का मतलब क्या होता है? जो भी ट्रांजैक्शन आपने क्लासीफाई कर ली उसको समरी बना लो उनकी। समझ रही बात? समरी होती है ना, समरी, कि हाँ बड़ी चीज़ों को छोटा करा फिर उसको और छोटा कर दिया, तो वो उसको समराइज कर दिया, यानी कि छोटे वे में लिया है। तो बेटा रिकॉर्डिंग के अंदर आता है जर्नल, ठीक है, क्लासीफाइंग के अंदर आता है लेजर, और समराइज के अंदर आता है बेटा आपका ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट और बैलेंस शीट। ये सब, ये चार चीज़ें, अरे बाप रे इतना सब, ये सब क्या है? ये सब भी बेटा आपके आने वाले चैप्टर हैं, जो हो सकता है जो बच्चे रिवीजन पर्पज से वीडियो को देख रहे हैं तो उन्हें ये सारे चैप्टर ऑलरेडी पता है, ठीक है बेटा। तो फिर उसके बाद हम ट्रांजैक्शन को क्या करते हैं बेटा? इंटरप्रेट करते हैं, देन कम्युनिकेट करते हैं, देन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन टू द यूजर्स ऑफ द जजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग, ठीक है, या मार्किंग हो गया, ठीक है, डिसीजन मेकिंग। अब होता है क्या, एक बात समझिए, क्या है, क्या है ये डिसीजन मेकिंग? एक बात समझ के देखिए कि आपने लास्ट ईयर सोचा था कि मेरी सेल 1 करोड़ की होगी, तो आप अपनी कम्युनिकेशन में, इंटरप्रेटिंग में यूज़र से पता करोगे कि आपकी यूज़र कौन, मतलब वही मालिक हो गए या बाहर के इन्वेस्टर हो गए या क्रेडिटर डेटर, सब लोग यूज़र के अंदर काउंट होते हैं, अभी आगे चल के पढ़ेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, एक बात समझने की कोशिश कीजिए कि जिस तरीके से हम डिसीजन क्या करेंगे कि 1 करोड़ की हमने सोचा था सेल होगी, वो हुई या नहीं ये देखेंगे। अगर नहीं हुई तो उसको कैसे ठीक किया जाएगा उसके बारे में सोचेंगे। अगर हो गई तो उसको और कैसे बढ़ाया जाए उसके बारे में सोचेंगे। यही सारी चीज़ों को हम देखते हैं अकाउंटिंग के अंदर। तो सोचिए ऐसी कोई फर्म नहीं हो सकती जिसके अंदर अकाउंटिंग ना हो, क्योंकि इतने बड़े-बड़े डिसीज़न यहाँ से लिए जा रहे हैं, इनके डाटा का इतना ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हर एक फर्म, हर एक कंपनी, हर एक प्रोप्राइटरशिप के लिए। चलिए अब आगे देखते हैं थोड़ा। ये है हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग के क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं? मतलब आपसे क्वेश्चन करा कोई कि बेटा अकाउंटिंग करते ही क्यों हैं? क्यों करते हैं अकाउंटिंग? क्या उद्देश्य है उसका? ऑब्जेक्टिव मीन्स उद्देश्य, क्या उद्देश्य है अकाउंटिंग करने का? तो जैसे कि हमने पीछे से जाना कि सबसे पहली बात, हम ताकि अकाउंटिंग के रिकॉर्ड को मेंटेन कर सकें, ठीक है, मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को मेंटेन कर सकें कि हाँ पिछले साल का डाटा मुझे उठाना है, उससे पिछले साल का उठाना है, उससे पिछले साल का उठाना है। इतना सब मैं अपने दिमाग में तो कैद रख नहीं सकता, अकाउंटिंग इसमें मेरी हेल्प करता है। मेरे एक साल में कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, उसको निकालने में मेरा अकाउंटिंग हेल्प करेगा। मेरी फाइनेंशियल पोजीशन इस पूरे मार्केट में क्या है वो जानने के लिए भी अकाउंटिंग मेरी हेल्प करता है। ये पॉइंट्स हैं, आप इसको याद रखना। आप ये 5 ही पॉइंट है, आप और भी बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जितना आप इसको समझोगे, सब्जेक्ट को समझोगे, उतना ही ज़्यादा अच्छे से आप सीख पाओगे। प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन टू द वेरियस पार्टीज, और अलग अलग पार्टीज को आपको इन्फॉर्मेशन देनी है। टैक्स डिपार्टमेंट आ गया, बोलेगा आपने यहाँ से कहाँ मेल, किसको माल बेचा है इतना सारा बताइए, कहाँ से इतना प्रॉफिट उठाया बताइए, कहाँ से बताओगे आप? अकाउंटिंग के डाटा तो दोगे उनको, तो उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होता है। और जो आपका मैनेजमेंट है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है कि आपके मैनेजमेंट है, आपके मैनेजमेंट को चाहिए कि हाँ किससे कितना पैसा लेना है, किसको कितना पैसा देना है। ये सारी चीज़ें हम अकाउंटिंग में बड़े आसानी से रिकॉर्ड करके रख सकते हैं। दैट्स ऑल ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। चलिए अब हम आगे समझते हैं अपना एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। क्या होता है एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग? अब इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे? बेसिकली एडवांटेजेस का मीनिंग क्या है? अब एक बात बताइए, अकाउंटिंग के एडवांटेज क्या हो सकते हैं? मतलब क्यों ही करें अकाउंटिंग? ऑब्जेक्टिव तो जान लिया, अब उसके फ़ायदे क्या हैं? फ़ायदे बताइए आप। पहला फ़ायदा क्या बेटा? हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। देखिए ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं मिलेंगे आपको कि हाँ ऑब्जेक्टिव के अंदर भी हम फ़ायदे निकाल सकते हैं अपने, ठीक है, कि जैसे प्रॉफिट निकाल सकते हैं हम, रिजल्ट देख सकते हैं कि 1 साल में हमें कितना फ़ायदा कितना नुकसान हो रहा है। ये सारी चीज़ों को जान सकते हैं। इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, बैलेंस शीट जानना है कि हमारी मार्केट में क्या पोजीशन है क्या नहीं है, तो वो सारी चीज़ें भी हम यहीं से देख सकते हैं। अकाउंटिंग के कई बेनिफिट हैं हमारे पास। इट हेल्प्स इन कीपिंग सिस्टमेटिक एंड कंप्लीट रिकॉर्ड, ठीक है, सिस्टमेटिक
और कंप्लीट। अब जैसा नहीं होता ना बेटा, जैसे कि आप लोग हो, आप क्या करते हो कि मान लीजिए किसी की सैलरी आई बेटे, आपके फादर की, मदर की, किसी की सैलरी आई मान लो 50,000 रुपीज़। उन्होंने क्या किया, कहीं पे कॉपी के पीछे गए और एक साइड में लिखा कि हाँ भाई इतने पैसे आए हैं, इसको इतने 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 देने हैं, ख़त्म काम। तो इतने पैसे बचे। ये क्या है, एक अनसिस्टमेटिक रिकॉर्ड है, क्योंकि उनको ज़्यादा बड़े लेवल पर रिकॉर्डिंग नहीं करनी ना। और जिस बंदे की डेली की 5-5 10 करोड़ की सेल हो रही है, साल भर की इतनी सेल हो रही है, अगर वो सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड नहीं रखेगा तो उसको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेंगी। तो इसीलिए अकाउंटिंग सिस्टमेटिक रिकॉर्ड करना पड़ता है अकाउंटिंग के अंदर। उसके बाद क्या है, इट हेल्प्स अ फर्म इन द असेसमेंट ऑफ द करेक्ट टैक्स लायबिलिटीज़। तो ऑब्वियस सी बात है, आप सारा डाटा अगर सही तरीके से रिकॉर्ड करके रखते हैं तो आपको इनकम टैक्स कितना देना है, आपका जीएसटी कितना नेट पेएबल है, नेट लायबिलिटी कितनी जनरेट हो रही है, ये सारी बातें भी अकाउंटिंग करने से हेल्प मिलती है। प्रॉपरली मेंटेन्ड अकाउंट्स हेल्प अ बिजनेस एंटिटी इन डिटरमाइनिंग इट्स प्रॉपर परचेज प्राइस, कि आपको किस प्राइस पे माल को ख़रीदना चाहिए, कौन सी आपकी बेस्ट प्राइस है उस माल को ख़रीदने के लिए जिस पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो। वहाँ पर आपको ये देखना है। आपकी प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए भी इसकी हेल्प होती है, अकाउंटिंग से हेल्प कर सकते हैं हम प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए, ठीक है। जितनी भी आप और बातें ऐड करना चाहो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। एडवांटेजेस के अंदर यही सारी चीज़ें रहती हैं। उसके बाद हम पढ़ने जाएंगे, चलिए अब समझते हैं अपना लिमिटेशंस के बारे में। अब लिमिटेशंस क्या है, अकाउंटिंग की क्या लिमिटेशन है, लिमिटेशन का मीनिंग क्या है, आप समझिए सीधा सीधा। लिमिटेशन का मीनिंग क्या है, कमियां। पहले हमने पढ़े उसके ऑब्जेक्टिव, फिर हमने जाने उसके एडवांटेज, फिर जान रहे हैं अब उसकी कमियां। कमियां भी तो होंगी कुछ, बट हाँ ये बात याद रखिए, जितने एडवांटेजेस हैं उसके कंपेयर करोगे तो कमियाँ बहुत कम है, ठीक है। फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं, कमियाँ बहुत कम है। जो कमियाँ हैं उनको भी सुधारा जा रहा है धीरे धीरे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अकाउंटिंग की क्या लिमिटेशन है, सबसे पहले लिमिटेशन क्या है बेटा, ये हिस्टोरिकल इन नेचर होता है। हिस्टोरिकल इन नेचर का मतलब क्या है कि अकाउंटिंग किसके ऊपर बेस है, कुछ हिस्टोरिकल चीज़ों के ऊपर बेस है, कि आपने हिस्टोरिकल मीन्स हिस्ट्री, पीछे आपके पास्ट में जो चीज़ें हुई हैं आपको उसी पर रिकॉर्ड करना है। जैसे आपने एक मोबाइल फ़ोन ख़रीदा जिसकी वैल्यू है 10,000 रुपये। लिमिटेशन क्या है, अकाउंटिंग की कमियाँ। कमियाँ किसे कहते हैं, क्या क्या कमी है आप समझिए। एक मोबाइल फ़ोन ख़रीदा 10,000 रुपये का, आज मार्केट में इसका प्राइस चाहे गिर गया हो, चाहे मार्केट में प्राइस इसका बढ़ गया हो, ठीक है। हम अपने अकाउंटिंग में इसको किस पे रिकॉर्ड करेंगे, 10,000 पे। हालांकि जो डेप्रिसिएशन का रेट है उस डेप्रिसिएशन के रेट से चलते रहेंगे, इसको धीरे धीरे कम करेंगे, लेकिन अकाउंटिंग में इसकी वैल्यू को कम ज़्यादा हम नहीं करते, क्योंकि अकाउंटिंग इग्नोर करता है प्राइस लेवल को, ठीक है। चेंजेस इन प्राइस लेवल, जो प्राइस लेवल के अंदर चेंजेस आते हैं, मतलब प्राइजेस के अंदर जो चेंजेस आते हैं उसको अकाउंटिंग क्या करता है, इग्नोर करता है। जिस प्राइस पे आपने खरीदा आपको उसी प्राइस पे उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अकाउंटिंग जो है इग्नोर करता है बेटा क्वालिटेटिव एलिमेंट। क्वालिटेटिव एलिमेंट का मतलब क्या है कि कस्टमर कितना सेटिस्फाई हो रहा है आपकी सर्विस से या आपके गुड्स से, आपके स्टाफ की कितनी क्वालिटी है, मैनेजमेंट कैसा है, ठीक है। इन सारी चीज़ों को तो ऑब्वियस सी बात इग्नोर करता है, क्योंकि हम सिर्फ किसको लेके चलते हैं, मनी को। अब एक बात सोचिए, अकाउंटिंग अपनी कमी बता रहा है यहाँ पे, क्या कमी बता रहा है कि इट इग्नोर्स क्वालिटेटिव एलिमेंट। मैं इस चीज़ को बार बार हाईलाइट क्यों कर रहा हूँ बेटा, इट इग्नोर्स क्वालिटेटिव एलिमेंट। क्यों, क्योंकि अभी आप आगे जानोगे कि अकाउंटिंग की क्या क्वालिटीज़ है। पहला पॉइंट समझ रहे हो, अभी हमने जाना एडवांटेज, तो एडवांटेज और क्वालिटी में क्या फ़र्क है, ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है, पर इसको क्वालिटीज़ को अलग से डिफाइन किया गया है ताकि आप उन चीज़ों को और अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है। वरना आप एडवांटेज के अंदर क्वालिटी लिख दोगे, क्वालिटी के अंदर एडवांटेज लिख दोगे, ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। बट हाँ क्वालिटीज़ को आपको याद रखना है, क्योंकि वो लिमिटेड है, उतनी ही क्वालिटी इसमें बताई गई हैं। बट अकाउंटिंग अपनी क्वालिटी तो बताता है, लेकिन दूसरों की क्वालिटी को इग्नोर करता है, याद रखना बेटा, ठीक है। क्योंकि जो चीज़ें क्वालिटीज़ ऐसी चीज़ है जिसको आप मनी की टर्म्स में तो नहीं ला सकते। आप एक कस्टमर है 100 रुपये के, उसने गुलाब जामुन खाया, वो गुलाब जामुन खा के उसको मज़ा आ गया, उसके मज़े को आप डिफाइन कर सकते हो क्या, कितने रुपए का मज़ा आया, 100 रुपये का आया, वो 100 रुपये में तो उसको बस गुलाब जामुन खाए। और वही गुलाब जामुन हो सकता है बगल वाले को पसंद ना आए हो, तो उसकी नापसंद का भी आपको क्या डाटा मिल सकता है, नहीं। तो याद रखना ये सारी चीज़ें। अब थर्ड पॉइंट है अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग। अब विंडो ड्रेसिंग क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय विंडो ड्रेसिंग। एक बात समझना बेटा, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, बार बार बच्चों को इस चीज़ में कन्फ्यूजन होती है कि विंडो ड्रेसिंग किसे कहते हैं। विंडो ड्रेसिंग का सिंपल सा मीनिंग समझना है, एक मैनिपुलेशन, एक वर्ड याद रखो बस, मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन का मीनिंग क्या होता है, सिंपल भाषा में बोले तो बेटा अपने अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स में छेड़छाड़ करना, जो रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करता।
क्या कह रहा हूँ मैं, जो रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करता, अपने अकाउंटिंग में मैनिपुलेशन करना, अपने अकाउंटिंग में गलत तरीके से जुगाड़ पानी लगा के उसमें चेंजेस लाना और अपनी पोजीशन को काफ़ी अच्छा दिखा देना मार्केट में। जिस जो ये चीज़ हुई थी किसके साथ, विजय माल्या, उसने भी सेम काम किया था, इसी वजह से आज वो बाहर है। ठीक है, तो उसने भी सेम काम किया था जिसकी वजह से उसने कई बैंक से लोन उठा लिया, अपनी फर्म को अच्छा दिखा के कई बैंकों से लोन उठाया, और उस लोन को भरने का जब भरने का टाइम आया तो उस टाइम पे वो भाग गया। कौन समझ आ रहा है? तो विंडो ड्रेसिंग एक काफ़ी खतरनाक पॉइंट है, आज भी है ये। ठीक है, आज भी है। तो छोटे छोटे लेवल पे देखो कई लोग कर देते हैं, अपने पर्सनल खर्चों को अकाउंटिंग में डाल दिया, अपने फर्म के खर्चों में दिखा दिया, ये चीज़ें देखो, है ना, छोटे लेवल पे जब तक नज़रों में नहीं आते तो बच जाते हैं, लेकिन वही बड़े लेवल पे जब ये चीज़ें हो जाती हैं तो ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। तो विंडो ड्रेसिंग का सिंपल मीनिंग समझना बेटा, मैनिपुलेशन इन अकाउंटिंग। ठीक है, ताकि आप मोर फेवर तरीके से अपनी बिजनेस फर्म को शो कर सको अपनी एक्चुअल पोजीशन से। ठीक है, रियलिटी में आप उतने अच्छे हो नहीं जितना अच्छा बन के दिखा रहे हो, वही वाली बात है विंडो ड्रेसिंग। फोर्थ पॉइंट है बेटा, इसे इट इज़ नॉट फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस एंड पर्सनल जजमेंट ऑफ द पीपल डीलिंग विद इट। फॉर एग्जाम्पल, डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट ओपिनियन रिगार्डिंग लाइफ ऑफ एसेट। अब एक एसेट की जो लाइफ है, भाई मेरा एसी मैं बोल रहा हूँ 10 साल चलेगा, बगल वाला कह रहा है मेरा एसी 8 साल चलेगा, तो वो 8 साल के अकॉर्डिंग अपना डेप्रिसिएशन लगाएगा, मैं 10 साल के अकॉर्डिंग अपना डेप्रिसिएशन लगाऊंगा। एक बंदा कह रहा है मेरे जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट है वो 5% बना रहा है, मैं बना रहा हूँ 2%, मेरे लोग कम पैसा मारते हैं, उसके ज़्यादा पैसा मारते हैं। मतलब पर्सनल बायस से फ्री नहीं है, हर एक बंदे की अपनी अपनी जजमेंट है, हर एक बंदे का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है बात रखने का और डीलिंग करने का और उन एसेट को इस्तेमाल करने का। दैट्स वाई हर एक पर्सन अपनी अलग अलग तरीके से डेप्रिसिएशन को भी चार्ज करता है। कंपनीज के केस में ऐसा नहीं है, कंपनीज के केस में तो फिक्स है कि हाँ भाई आपको इतना ही डेप्रिसिएशन लगाना है, इतना ही लगाना है। बट हाँ, फर्म की बात जब करेंगे हम तो फर्म के केस में ऐसा कुछ रूल एंड रेगुलेशन ज़्यादा लंबे चौड़े नहीं है। उसके बाद आगे चलते हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन वेरियस कंसेप्ट। जो अकाउंट है बेटा कई कंसेप्ट के ऊपर बेस है, तो वो सारी चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। जैसे इट इज़ बेस्ड ऑन द वेरियस कंसेप्ट एंड कन्वेंशंस विच में hamper the disclosure of realistic financial position of the business. For example, asset in balance sheet are shown at their cost and not at their market value, which could be realized on their sale. तो समझ रहे हो बेटा कि वही चीज़ अभी ऊपर वाली बात जो हमने जानी कि एक एसेट जिसको हम शो कर देते हैं अपने हिस्टोरिकल वैल्यू पे, लेकिन उसको अगर मार्केट में बेचने जाएंगे तो उसकी अलग वैल्यू निकलेगी। मतलब हम अपने पास कुछ और लिख के बैठ रहे हैं और मार्केट में जा रहे हैं तो कुछ और वैल्यू मिल रही है, जो चीज़ एक थोड़ी सी अलग पॉइंट आपको शो करती है। समझ रही है? तो ये सारी कमियां हैं, इन सभी कमियों के अंदर अगर आप ध्यान देंगे तो सबसे बड़ी कमी है बेटा कौन सी, विंडो ड्रेसिंग। आपके एग्जाम के अंदर भी कई बार पूछा गया है ये वाला पॉइंट, तो इसको थोड़ा याद रखना। अब आगे जानते हैं ज़रा बेटा, अभी बार बार पीछे जब हमने सबसे पहले पढ़ा तो उसको उस टाइम पे पढ़ा कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस क्या है। मैंने बोल दिया बेटा बुक कीपिंग अकाउंटिंग का पार्ट है, बुक कीपिंग अकाउंटिंग का पार्ट है। तो बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस क्या है? अब एक बात समझिए, मान लीजिए ये मैंने ना एक सर्कल ड्रॉ किया यहाँ पे, ये क्या है, ये एक अकाउंटिंग है। मान लो इतने बड़े सर्कल में अगर अकाउंटिंग हो रही है ना, तो ये रहा वो हिस्सा बुक कीपिंग का। मतलब कि ये हिस्सा है बेटा बुक कीपिंग का और ये हिस्सा है बेटा अकाउंटिंग का। तो एक बात समझने की कोशिश कीजिए कि अकाउंटिंग के अंदर बुक कीपिंग आ रही है, तो आपको क्लियर हो रहा है, पर क्या है मीनिंग। अब एक बात समझना कि मैंने अभी अकाउंटिंग की इंट्रोडक्शन के अंदर उसका डेफिनेशन बताया अकाउंटिंग का, कि अकाउंटिंग के अंदर क्या क्या आता है। अभी आप पूरा पढ़िए। अकाउंटिंग में बताया था आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन। उसके बाद वाली बातें मैंने यहाँ लिख दी, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेशन। ये क्या बात हुई भाई, यही बात है। समझिए, अगर आप सिर्फ 4 वर्ड को पकड़ के चलेंगे, आइडेंटिफाई से लेकर क्लासिफिकेशन तक, उसको हम बोलते हैं बुक कीपिंग, और उसके बाद की जो कहानी है उसको हम बोल रहे हैं अकाउंटिंग। तो क्या मैं इसको भी अकाउंटिंग बोल सकता हूँ बुक कीपिंग को? यस, बिल्कुल बोल सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप दोनों को अलग अलग पार्ट में पढ़ना चाहोगे, आप बुक कीपिंग और अकाउंटिंग को अलग अलग देखना चाहोगे, तो आपको समझ आएगा स्टार्टिंग की 4 चीज़ें आपकी बुक कीपिंग की है, बाद की अकाउंटिंग की। ऐसा क्यों है, क्यों का रीज़न आप समझिए। जो बेटा अकाउंट बुक कीपिंग करता है, बुक कीपिंग को करने वाले
कौन होता है, ये पांचों पॉइंट जगह। बुक कीपिंग को करने वाले कौन होते हैं, जूनियर स्टाफ भी बुक कीपिंग को कर सकता है, लेकिन अकाउंटिंग के लिए सीनियर स्टाफ ही ज़रूरी है, क्योंकि बड़े बड़े डिसीजन लेना, कम्युनिकेट करना यूज़र से, ये सारी चीज़ों को कौन देखेगा, बड़ा स्टाफ देखेगा। जो जूनियर लेवल का अकाउंटेंट है बेटा, वो छोटी मोटी अकाउंटिंग भी यहाँ पे कर सकता है। तो अब एक बात सोचिए, क्वेश्चन आ रहा होगा दिमाग में कि पहले क्या होगा। ऑब्वियस सी बात है, जब हम पहले जर्नल बना रहे हैं, पहले लेजर बना रहे हैं, उसके बाद हम समराइज़ करेंगे, उसके बाद ही तो कम्युनिकेट करेंगे। तो बुक कीपिंग प्राइमरी स्टेज है और अकाउंटिंग आपका सेकेंडरी स्टेज है। ऑब्जेक्टिव क्या है, टू मेंटेन सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ फाइनेंशियल नेचर, उसको मेंटेन करना है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है बेटा, कि फाइनेंशियल रिजल्ट जो आपके निकल के आएंगे उसको असर्टेन करना, कम्युनिकेट करना उसके डाटा को, उसके रिजल्ट को। जॉब कैसा है, ये जॉब बेटा रूटीन है, मतलब कि डेली बेसिस पे होता है, और ये एनालिटिकल बेसिस पे कभी कभार हो रहा है, और एनालाइज करेंगे जो हमने सोचा था वैसा हुआ नहीं हुआ, वो सारी चीज़ें अकाउंटिंग के अंदर देखेंगे। देन नो एनालिटिकल स्किल, ऑब्वियस सी बात है, जब एनालाइज का काम यहाँ पर हो रहा है तो हमें एनालिटिकल स्किल की कोई नीड है ही नहीं, रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द फंक्शन, यहाँ पर एनालिटिकल स्किल की नीड है। नॉलेज कैसी चाहिए, बुक कीपिंग कैन बी परफॉर्म बाय पर्सन हैविंग लिमिटेड लेवल ऑफ नॉलेज, तो लिमिटेड लेवल ऑफ नॉलेज रख के भी आप क्या कर सकते हो, बुक कीपिंग कर सकते हो। मतलब समझते हो कि अगर आपको 12th पास करके जॉब चाहिए तो आप 12th करो, 12th के बाद कोई भी बेसिक सा आप एक कोर्स करिए, टैली वगैरह, बिजी का, ठीक है। इन सॉफ्टवेयर को आप चलाना सीख जाइए। अगर आप इन सब सॉफ्टवेयर को चलाते हो, कोई भी है बेटा, कोई भी 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, 10,000, 12,000 आपकी नॉलेज बेस के ऊपर जॉब दे देगा। जूनियर अकाउंटेंट की जॉब मिल जाती है, डाटा एंट्री की जॉब मिल जाती है, ठीक है। बट अगर आपको बड़े लेवल की जॉब चाहिए तो उस हिसाब से आपको पढ़ाई भी बड़ी करनी पड़ेगी, सपने भी बड़े देखने पड़ेंगे। अकाउंटिंग कैन बी परफॉर्म बाय पर्सन्स हैविंग हायर लेवल ऑफ नॉलेज देन दैट ऑफ अ बुक कीपर, बुक कीपर से ज़्यादा आपको नॉलेज होनी चाहिए। अब बढ़िया पॉइंट आ गया, इस चीज़ को समझिए बेटा, क्या है ये यूज़र ऑफ अकाउंटिंग, क्या अकाउंटिंग को यूज़ कौन कर रहा है, कौन अकाउंटिंग का यूज़र बनता है। तो अकाउंटिंग के दो यूज़र हैं, एक बेटा इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। अकाउंटिंग के इंटरनल यूज़र कौन है, इंटरनल यूज़र होते हैं उसके ऑनर और मैनेजमेंट। एक्सटर्नल यूज़र कौन होता है बेटा, एम्प्लॉय, गवर्नमेंट, एम्प्लॉय, गवर्नमेंट, एक सेकेंड। तो इंटरनल यूज़र समझ रहे हो बेटा, समटाइम्स क्या होता है, बच्चे कंफ्यूज आते हैं कि एम्प्लॉय भी हमारा क्या है, इंटरनल यूज़र, बट ऐसा है नहीं। यूज़र ऑफ अकाउंटिंग अगर आपके ऑप्शन आते हैं इसके अंदर, तो बेटा बच्चे गलती से एम्प्लॉय मार के आ जाते हैं। एम्प्लॉय आपका एक्सटर्नल यूज़र है, इंटरनल यूज़र बस दो याद रखना, ऑनर और मैनेजमेंट। बाकी सब गवर्नमेंट, इन्वेस्टर, बैंक, क्रेडिटर, डेटर, ये सब कौन है आपके कस्टमर, ये सब कौन है आपके एक्सटर्नल यूज़र ऑफ द अकाउंटिंग। मतलब जो भी आप अकाउंटिंग कर रहे हैं, इन डाटा का कौन कौन इस्तेमाल कर सकता है, ये सभी लोग आपके डाटा का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब उसके बाद जो मैं अभी ऊपर आपसे बात कर रहा था, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, कि अकाउंटिंग की कौन कौन सी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अकाउंटिंग की पहली कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी है, रिलायबिलिटी। क्या रिलायबिलिटी है, अकाउंटिंग बेस्ड ऑन फैक्ट। अकाउंटिंग किस पे बेस है बेटा, फैक्ट पे बेस है। वेरीफाइड थ्रू वाउचर, फ्री फ्रॉम बायस। इसका मतलब क्या है बेटा, जो रिलायबिलिटी है, रिलायबिलिटी का मतलब सिंपल भाषा में कहूँ बेटा, आप भरोसा कर सकते हो अकाउंटिंग पे, भरोसा कर सकते हो, बिलीव कर रख सकते हो अपना। क्यों, देखिए अकाउंटिंग जो है, हर एक वाउचर से पहले उसको वेरीफाई किया जाता है कि हाँ वो ट्रांजैक्शन हुई भी है या नहीं, फिर उसके बाद इसको क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। अब आप बोलोगे विंडो ड्रेसिंग में ऐसा कैसे होता है बेटा, वहाँ पे वो खुद मालिक बैठा है, जब वो प्रेशराइज करेगा गलत काम करने के लिए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फिर तो हो ही जाएगा गलत काम। लेकिन अगर आप सही तरीके से अपनी फर्म को चलाने की कोशिश करोगे तो वो सही तरीके से चलेंगी, ठीक है। तो हर एक चीज़ के अंदर लूप होल्स होते हैं, उन लूप होल्स का लोग फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, वो चीज़ें गलत है। उसके बाद है रेलिवेंस। अकाउंटिंग क्या है बेटा, रेलिवेंस है, मतलब कि आप इसके इंफॉर्मेशन को भरोसा रख सकते हो, और ये इन्फॉर्मेशन हमेशा रेडीली अवेलेबल व्हेन रिक्वायर्ड, कि जब भी आपको इनकी रिक्वायरमेंट है हमेशा ये आपके पास अवेलेबल रहती हैं। केपेबल फॉर मेकिंग डिसीजन, आपके डिसीजन लेने के लिए भी ये केपेबल है, कि आप इनके डाटा को देख के अपना डिसीजन ले सकते हो। फॉर मैनेजमेंट एंड आउटसाइडर ऑल्सो, इन सभी के लिए रेलिवेंस है। यूजर्स ऑफ, सिंपल भाषा में कहें, काम की हैं, ठीक है, काम की है। तो क्वालिटी क्या, पहले क्वालिटी रिलायबिलिटी यानी भरोसेमंद है, दूसरी चीज़ रेलिवेंस है, काम के लिए, किसके लिए, यूज़र के लिए। तीसरा पॉइंट है अंडरस्टेबिलिटी। अकाउंटिंग को बड़े आसानी से हम समझ सकते हैं, समझा जा सकता है। प्रेजेंटेड इन अ मैनर दैट यूज़र कैन अंडरस्टैंड इट वेल, इसको ऐसे प्रेजेंट किया जाता है कि इसका यूज़र इसको आसानी से समझ सके।
कंपेरेबिलिटी क्या होता है? इट शुड बी डिस्क्लोज्ड इन अ मैनर दैट इट कैन बी कंपेयर्ड विद प्रीवियस ईयर फिगर ऑफ बिजनेस। की सिंपल सी बात है बेटा, चारों पॉइंट आपको समझ सकता हूँ, आराम से समझ में आ गए होंगे कि बेटा भरोसेमंद है, रिलायबल है, ठीक है, रेलिवेंस है यूज़र के लिए, ठीक। फिर आपका ये था अंडरस्टेबिलिटी, ठीक है, कि इसको समझा जा सकता है बट आसानी से। और लास्ट पॉइंट है बेटा आपका कंपेरेबिलिटी, ठीक है, इस चीज़ को कंपेयर किया जा सकता है अपने पिछले साल के डाटा के साथ, कि पिछले साल हमारा इतने प्रॉफिट हुआ, पिछले साल हमारा इतना लॉस हुआ, उसको इस साल से अगर आप कंपेयर करना चाहो तो बड़े इजीली कर सकते हो। तो बेटा यही था आपका चैप्टर नंबर 1। आई होप आपको लेक्चर समझ आया होगा। आया हो तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू।